वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो सबसे पहले तो हम इंट्रो देख लेते हैं। वेलकम इन डिजिटल क्लासेस। ये मैं हूँ, मेरा नाम यशवर्धन शर्मा है, मुझे यश नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो टुडे की क्लास, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो है फर्स्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, यानी बीमारी का पेशेंट और पेशेंट की फैमिली पर क्या इम्पैक्ट रहता है या क्या प्रभाव रहता है। और सेकंड है इमोशनल रिस्पॉन्स टू इलनेस के बारे में इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, इसका जो पार्ट है इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसका फर्स्ट हेडिंग है ये बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंजेस। तो ये क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे। पीपल रिएक्ट, एक मिनट वेट, सॉरी, यस, पीपल रिएक्ट डिफरेंटली इन इलनेस, यानी जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं इलनेस में या बीमारी में। द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलनेस, क्लाइंट एटीट्यूड, फैमिली रिएक्शंस। जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इलनेस या बीमारी के नेचर पर या बीमारी की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लाइंट एटीट्यूड, क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट जो वर्ड है वो पेशेंट को रेफर्स करता है, यानी कि पेशेंट, क्लाइंट वर्ड पेशेंट के लिए आया है। तो पेशेंट का एटीट्यूड, भाई उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। और फैमिली रिएक्शंस, और जो परिवार के लोग हैं उसके रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये है अपना दूसरा हेडिंग इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। अब यहाँ पर मैंने अपने नोट्स को ही अटैच कर रखा है यहाँ पे, तो इसमें से समझने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है ये, आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं भी आपको बताऊंगा। इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज, ये आपकी हेडिंग है। बॉडी इमेज हैज़ बीन डिफाइंड एज द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एपियरेंस, यानी कि जो बॉडी इमेज है वो परिभाषित करती है द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एपियरेंस, फिजिकल एपियरेंस के सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को परिभाषित करती है कौन, बॉडी इमेज। द रिएक्शन टू द बॉडी इमेज चेंजेज विद each इंडिविजुअल, यानी कि जो रिएक्शन है बॉडी इमेज के वो प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल होता है व्यक्ति विशेष। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, व्यक्ति विशेष को इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिएक्शन टू द चेंजेज डिपेंड ऑन, सॉरी ये थोड़ा आज टेक्निकली। द रिएक्शन टू द चेंज डिपेंड्स ऑन नेचर and types of change, individual capacity of
अडेप्टेशन, द अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम। जो रिएक्शन चेंजेज रिएक्शन है वो किस पर निर्भर करते हैं? वो आपके एक तो डिपेंड करता है, एक तो आपके डिपेंड करता है ये नेचर और टाइप पर, एक करता है इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन की क्षमता पर, इंडिविजुअल की अनुकूलन की क्षमता पर डिपेंड करता है। द अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम, और जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है सपोर्ट सिस्टम, उस पर यह डिपेंड करता है। अगली हेडिंग पर चलते हैं हम, इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये अपना तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है ये? द पर्सन्स अडेप्टेशन टू द इलनेस एंड द चेंजेज इन बॉडी इमेज will determine the impact of illness it has on his self-concept. The self-concept will depend on coping mechanism adopted by individual. ये से कह रहा है कि जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसका जो अनुकूलन है किसके प्रति? बीमारी या इलनेस के प्रति। और जो चेंजेस है बॉडी इमेज का जो चेंज है विल डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, जो इलनेस के प्रभाव पर को डिटरमाइन करता है। इट हैज़ ओवन हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये उसके स्वयं के सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। ये द सेल्फ कॉन्सेप्ट विल डिपेंड ऑन कोपिंग मैकेनिज्म, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कोपिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, जो कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, यानी कि अब कोई किसी की सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है स्वयं के प्रति, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसकी विल पावर या ये मान लो अनुकूलन की क्षमता वो ज़्यादा है, इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो वो उसकी बीमारी होने की संभावनाएं कम होगी। और एक उसके ही जैसा सेम एज का सिमिलर एक अन्य व्यक्ति है, उसकी जो विल पावर है या इम्यूनिटी है वो क्या है? कमज़ोर है। किसके प्रति? पहले वाले व्यक्ति के प्रति, तो वो बीमार अधिक होगा। ठीक है, इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। आगे चले तो आगे है इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल। इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल, तो ये क्या कहता है? फैमिली रोल का भी प्रभाव पड़ता है इलनेस पर, फैमिली वालों का भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है ये? द पीपल परफॉर्म वेरियस रोल इन फैमिली ड्यूरिंग इलनेस। व्यक्ति है जो अलग अलग वेरियस यानी भिन्न भिन्न रोल परफॉर्म करते हैं फैमिली में ड्यूरिंग इलनेस, इलनेस के दौरान। इलनेस के दौरान जो व्यक्ति है वो अलग अलग या विभिन्न प्रकार के रोल परफॉर्म करते हैं। इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रोल प्लेड बाय ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है, वो अलग इसके प्रति अलग रोल प्ले करता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट यानी कि डायरेक्ट प्रभाव के ऊपर अलग रोल प्ले करता है। द रोल कुड द लाइक बियर्ड बिनर, डिसीजन मेकर, होम मेकिंग, पेरेंट्स ड्यूरिंग एन इलनेस। दिस इज एन अल्टरेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ द रोल। क्या समझे इसका मतलब? ये ऐसे कह रहा है, इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल द पीपल परफॉर्म वेरियस, यानी कि जो
फैमिली के जो लोग होते हैं वो इलनेस के दौरान अलग अलग या भिन्न भिन्न रोल प्ले करते हैं। इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रोल प्लेड बाई ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है वो क्या कैसे रोल प्ले करता है। जैसे द रोल्स कुड बी लाइक ब्रेड विनर, यानी कि जो ब्रेड विनर होता है कमाने वाला, जो कमाने वाला अलग रोल प्ले करता है, डिसीजन मेकर अलग रोल प्ले करता है, होम मेकर अलग रोल प्ले करता है, पेरेंट्स भी अलग रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग एन ऑन इलनेस देर इज़ एन अल्टरनेटिव इन परफॉर्मेंस ऑफ द रोल। सभी लोग हैं फैमिली मेम्बर्स वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, यानी कि वेरियस या विभिन्न रोल प्ले करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो अपना टॉपिक है वो है इमोशनल रेस्पॉन्स टू इलनेस। इलनेस के प्रति इमोशनल रेस्पॉन्स, उसको पढ़ते हैं हम। क्या है? फियर यानी होता है डर। तो डर भी क्या है? एक इमोशनल रेस्पॉन्स है किसके प्रति? इलनेस के प्रति। जैसे हमें बीमारी हुई तो हमें क्या लगेगा? डर लगेगा, अरे यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कभी लगा होगा आपको भी, ना लगे तो वो अलग बात है, लेकिन डर सबको लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना? सुना है ना? तो ये क्या कह रहा है? इट इज़ एन इमोशनल रेस्पॉन्स कैरेक्टराइज्ड बाई, अब जो यहाँ पर है वो थोड़ा गलत टाइप हो गया था, वो आएगा ये, एक्सेप्टेशन ऑफ हार्म एंड अनप्लीसेंटनेस द क्लाइंट में एक्सप्रेस फियर। ये इसे कह रहा है कि डर है, डर के आगे जीत है। इट इज़ द इमोशनल रेस्पॉन्स कैरेक्टराइज, यह भी एक क्या है? इमोशनल रेस्पॉन्स है जो कि एक्सेप्टेशन यानी कि होता है प्राप्त, ग्रहण करना, हार्म यानी हानि, और अप्रसन्नता और हानि को प्राप्त करना। अप्रसन्नता और हानि को ग्रहण करना क्या है? डर, जो एक इमोशनल रेस्पॉन्स है किसके प्रति? इलनेस के प्रति। द क्लाइंट में एक्सप्रेस फियर, जो क्लाइंट है यानी कि पेशेंट है, वो भी क्या करता है? डर को महसूस करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त कर सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था कि भाई जैसे कोई बीमारी हुई तो आपको डर लगेगा कि कहीं कुछ ज़्यादा बीमार ना हो जाए, ये बीमारी एक्यूट इलनेस है, वो कहीं क्रोनिक में चेंज ना हो जाए। ठीक है, ऐसा आपको डर लगेगा। आगे की तरफ चले, आगे है ओवर डिपेंडेड एंड फैमिली ऑफ हेल्पलेसनेस। इसको पढ़े। अत्यधिक निर्भर होना, फैमिली ऑफ हेल्पलेसनेस, फैमिली पर या किसी पर भी कोई पेशेंट है जो अत्यधिक निर्भर हो जाता है, लाचार हो जाता है। ये क्या कहता है? इसको पढ़ते हैं हम। द फीलिंग ऑफ यहाँ से ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, द फीलिंग ऑफ डिपेंडेंस एंड हेल्पलेसनेस increase to the extent that it can be harmful to the client। तो ये ऐसे कह रहा है कि अत्यधिक निर्भर हो जाना एक क्लाइंट को या पेशेंट को किसी अन्य के प्रति बहुत ही अधिक निर्भर हो जाना या डिपेंडेंट हो जाना,
यह उसके लिए या क्लाइंट के लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है, वो अत्यधिक ही या ज़्यादा ही डिपेंड हो गया अन्य व्यक्ति पर, तो ये उसके लिए क्या है, हानिकारक है। आगे है, द नर्स कैन असिस्ट टू द क्लाइंट, द नर्स कैन असिस्ट द क्लाइंट टू रिड्यूस हिज फीलिंग बाई assessing his capability and helping him to become independent। ये ऐसे कह रहा है, द नर्स कैन असिस्ट टू द क्लाइंट टू रिड्यूस, यानी कि नर्स है वो क्लाइंट को क्या करती है, सहायता करती है। असिस्ट यानी सहायता, या क्लाइंट यानी पेशेंट को नर्स क्या करती है, पेशेंट को सहायता कर सकती है। किसके लिए, हिज कैपेबिलिटी एंड हेल्पिंग हिम टू बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि उसको, किसकी, नर्स है वो पेशेंट की सहायता करती है आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होने के लिए या किसी पर निर्भर नहीं होने के लिए जो नर्स है वो पेशेंट या क्लाइंट की हेल्प करती है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे का जो टॉपिक है वो है एंजाइटी। इसको पढ़ें, ये क्या होता है एंजाइटी। एंजाइटी जिसे चिंता कहते हैं, एंजाइटी को हम क्या कहते हैं, चिंता भी कहते हैं। तो एंजाइटी में क्या होता है, इलनेस रिजल्ट इन एंजाइटी ड्यू टू लैक ऑफ इनसाइट नॉलेज रिगार्डिंग द इलनेस, इन्वेस्टिगेशन एंड एंजाइटी में काज इंसोमिया, डायरिया, change in blood pressure, fatigue. It is the duty of a nurse to identify anxiety and implement intervention to reduce anxiety। तो ये क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। अब करते हैं समझने का काम अब करते हैं। ये ऐसे बोल रहा है चिंता। अब चिंता क्या होती है और चिंता क्यों होती है, चिंता से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, ठीक है। इलनेस रिजल्ट इन एंजाइटी, एंजाइटी के जो रिजल्ट है वो ड्यू टू लैक ऑफ इनसाइट नॉलेज, इनसाइट जो नॉलेज है उसमें कमी, किसके प्रति, रिगार्डिंग द इलनेस, इलनेस के प्रति जो हमारी इंसाइट है, अंतर्दृष्टि, इंसाइट मीन्स अंतर्दृष्टि की जो नॉलेज है उसकी कमी। इन्वेस्टिगेशन एंड एंजाइटी में काज इसमें जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन है ना, और एंजाइटी में काजेज इंसोमिया, इंसोमिया यानी नींद, इंसोमिया यानी नींद का नहीं आना, नींद ना आना, नींद नहीं आना क्या कहलाता है, इंसोमिया कहलाता है। तो एंजाइटी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नींद नहीं आना, डायरिया, चेंज इन ब्लड प्रेशर, जो बीपी है उसमें चेंजेज आता है, फैटिग एंड तनाव या थकान। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए नर्स, ये एक नर्स की ड्यूटी होती है, क्या होती है, टू आइडेंटिफाई एंजाइटी, एंजाइटी को क्या करना, आइडेंटिफाई या पहचानना और उसको रिड्यूस करना, यानी कि कम करना या ख़त्म करना। ख़त्म तो खैर होगी नहीं, लेकिन कम करना, रिड्यूस करना, ये समझ सकते हैं हम। तो इससे हम क्या समझे, पहली बात तो एंजाइटी का कारण क्या है, एंजाइटी का कारण है लैक ऑफ इनसाइट नॉलेज रिगार्डिंग द इलनेस, इलनेस के प्रति नॉलेज का कम होना, ठीक है। और इससे एंजाइटी से क्या क्या बीमारियां या इलनेस हो सकती है, इससे होगी एक तो इंसोमिया, डायरिया, चेंज इन बीपी, थकान, ये इनसे क्या होती है,
प्रॉब्लम होती है। नर्स की ड्यूटी क्या होती है? तो नर्स की ड्यूटी होती है, नर्स का कर्तव्य होता है एंजाइटी को पहचानना और उसको रिड्यूस यानी कि कम करना। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे। अगला है होप। एंजाइटी होगी, अब है होप। होप का मतलब क्या होता है? आशा। होप पढ़ेंगे हम। होप, पीपुल होप फॉर बेस्ट आउटकम ऑफ इलनेस एंड एक्सेप्ट टू रिज्यूम लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो आशा करता है किसकी? बीमारी के प्रति अच्छे परिणामों की, बेस्ट आउटकम की। किसके? बीमारी की या इलनेस के बेस्ट आउटकम की। एंड रिज्यूम लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और लंबी और स्वस्थ या हेल्दी लाइफ की आशा करता है या होप करता है। फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब एंड दैट may result in the case the person lose his will of life। ये ऐसे कह रहा है कि यदि, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ें होप, यदि कोई व्यक्ति होप यानी कि आशा छोड़ दे तो वह उसकी फिजिकल और इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि फिजिकल और इमोशनल जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे या बिगड़ जाएंगे, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर कोई आशा या होप छोड़ दे तो उसके फिजिकल और इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, विल लाइफ डेथ भी हो सकती है। और व्यक्ति, एक पॉइंट तो क्या हो गया, ये मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। एक पॉइंट ये क्या था, ये यहाँ पे ये ऐसे था कि जो एक व्यक्ति है या पीपुल है वो क्या क्या चाहता है, व्यक्ति क्या चाहता है। तुम क्या चाहते हो ये बताओ पहले तो। तुम ये चाहते हो कि लंबी और हेल्दी लाइफ रहे और बीमारी के प्रति या इलनेस के रिगार्डिंग बेस्ट आउटकम आए, बस यही तो चाहते हो तुम। ठीक है ना, चलते हैं आगे की तरफ। अगली जो हेडिंग है वो है एंगर एंड हॉस्टिलिटी। दिस इज एन इमोशंस that result due to frustration in dealing with different situation। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं पहले, डिफरेंट सिचुएशन तक। ये से कह रहा है कि दिस इज़ एन इमोशंस, ये भी एक इमोशन है जो कि जिसके परिणाम होते हैं निराशा इन डीलिंग विद डिफरेंट सिचुएशन। यानी कि अलग सिचुएशन में या अलग परिस्थिति में हम जो डील करते हैं उसमें जो निराशा हुई है या हताशा हुई है, हम हताश हुए हैं, उस टाइम क्या होता है, हमें एंगर यानी कि हमें गुस्सा आता है। ठीक है, हमें निराशा मिली है, निराश हुए हैं, तो कब हुए हैं? जब अलग सिचुएशन हुई है हमारे लिए, हम उसे डील नहीं कर सकते, अलग सिचुएशन हुई है। आगे देखते हैं, एंगर इज ए एक मिनट, एंगर इज सीन व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू मूव, ये क्या है, मूव है, अनेबल टू मूव फॉरवर्ड इन मीटिंग हिज बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी कि, और हमें एंगर या गुस्सा कब आता है? आप खुद ही सोचो, हमें गुस्सा कब आता है? हमें गुस्सा जब आता है जब हम दिखते हैं अनेबल, यानी कि जब एक व्यक्ति अनेबल होता है मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए अनेबल होता है, इन मीटिंग हिज ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सेल्फ रेस्पेक्ट के जो मीटिंग होती है उसमें आगे जाने के लिए अनेबल होता है। यानी कि हम सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं मिले अगर हमें, तो हम क्या होंगे? एंगर होंगे। वेरी सिंपल,
बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हम एंगर कब होंगे, जब हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे जाने में असमर्थ होंगे, तभी हमें गुस्सा आएगा। फिर क्या लिख रखा है, इट इज़ नेसेसरी that the nurse understand these emotions and assist the client to adjust to this situation। यह आवश्यक है किसके लिए? नर्स के लिए। यह नर्स को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दिस इमोशंस, ये इमोशंस नर्स को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और असिस्ट द क्लाइंट, और क्लाइंट की सहायता करनी चाहिए। टू एडजस्ट टू द सिचुएशन, इस सिचुएशन के प्रति एडजस्ट होने के लिए क्लाइंट की सहायता करनी चाहिए नर्स को। ये हो गया एंगर एंड हॉस्टिलिटी। आज हमने क्या पढ़ा है, हम फर्स्ट से ले लेते हैं। ये हो गया था आपके, इसके बाद में मैंने मेरा इंट्रो दे दिया। फिर आज की क्लास में हमने एक तो पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, और दूसरा टॉपिक पढ़ा है इमोशनल रेस्पॉन्स टू इलनेस। अब इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, यहाँ पे फैमिली में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइप करने वाले मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, उससे बोलेंगे थोड़ा टाइपिंग सही करे स्पेलिंग में। आगे चलते हैं, आगे क्या है। इसके बाद में हमने जो ये टॉपिक था पेशेंट इम्पैक्ट का प्रभाव का, उसमें पहला पढ़ा हमने बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंजेस। इसके बाद में हमने इसमें पढ़ा कि भाई क्लाइंट के एटीट्यूड और फैमिली रिएक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं वो, और जो रिएक्शन है वो किस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलनेस पर। उसके बाद में पढ़ा हमने इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज, ये हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पढ़ा। इसके बाद में हमारे जो सेकंड टॉपिक है वो आ गया इमोशनल रेस्पॉन्स टू इलनेस। इसमें ये फियर पढ़ लिया, क्योंकि डर सबको लगता है, जो डर गया समझो मर गया। ओवर डिपेंडेड एंड फैमिली हेल्पलेसनेस, भाई हमें पेशेंट को या हमें या किसी को भी अत्यधिक लाचार नहीं होना चाहिए, या अत्यधिक डिपेंड नहीं होना चाहिए किस पर, अदर मेंबर पर, फैमिली मेंबर पर। फिर एंजाइटी पढ़ ली, एंजाइटी के क्या कारण हैं। एंजाइटी के ये कारण हो गए लैक ऑफ इंसाइट नॉलेज। इसके बाद में इससे क्या बीमारी हो सकती है, क्या इलनेस हो सकती है, इंसोमिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चेंज इन बीपी हो सकता है, और इंसोमिया नींद का ना आना इंसोमिया कहलाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमने होप पढ़ ली, आशा सभी को आशा रहती है कि मेरे साथ ये हो, मेरे साथ ये हो। तो एक पेशेंट को क्या होप रहती है, पेशेंट को क्या आशा रहती है कि मैं एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकूं, और यदि वो उसकी होप है वो नेगेटिव हुई, तो वो रिजल्ट इन द केस पर्सन हिमसेल्फ विल लाइफ, तो वो डेथ हो जाएगी उसकी। ये सब किस पर डिपेंड करता है, होप पर। यानी तो आप होप क्या करें, पॉजिटिव होप रखें। फिर एंगर एंड हॉस्टिलिटी हमने पढ़ी ली अभी जस्ट। इसके बाद में थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो हमें तो वो भी बताएं। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करवाई हुई है, एक आपके इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड करवाई गई हुई है, ठीक है। और जो
प्लेलिस्ट है आपके लेक्चर्स की, जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं। एना के तो शायद संडे से क्लास होगी, आज थोड़ा उनके टेक्निकल इशू के था। और फिजियो की चली रही है, ये फंडामेंटल की चली रही है। इसके बाद में हम एक और क्लास लेंगे इस टॉपिक की, इलनेस वाले की, और उस क्लास में हम इलनेस वाले टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में जो क्लास आएगी वो आएगी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कंसेप्ट या हेल्थ की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो बस यही कहना है। टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, प्लेलिस्ट भी दी हुई है। बस आप तो पढ़ते रहें, बस ये वीडियो देखते रहें। और नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखे हैं लेक्चर्स के साथ। हैंड रिटन नोट्स भी है, और ये जो आपके ये स्लाइड है ये भी है। इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय